Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss nuclear chemistry MCQ based questions part 2. पहले पार्ट में हमने 24 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है. अभी इस पार्ट में हम आपको 39 और भी मतलब आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. फिलहाल अभी एक एक करके इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं. तो आओ सीखें. लास्ट वाले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर ऊपर की तरफ चला जाता रहूँगा. रेडियो आइसोटोप्स हैव बीन मेड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ. यहाँ पे आपको MCQ बेस्ड है तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ही टिक करना होता है. या ऑल ऑफ दीज वाला टाइप भी क्वेश्चंस बन सकता है, या इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. तो MCQ बेस्ड में आपको ऑप्शंस मिलते हैं. तो ये फिलअप वाला क्वेश्चन था और इसमें 4 ऑप्शंस उसने दे रखे थे. तो आप याद रखना, रेडियो आइसोटोप हैव बीन यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ. तो रेडियो आइसोटोप जो होते हैं उनको बनाया जाता है समझने के लिए. किसको? हाइपरथायरॉइड्स. हाइपरथायरॉइड्स को समझाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का क्या किया जाता है, उनको बनाया जा सकता है ताकि हाइपरथायरॉइड्स को क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें. द एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम. यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई जाती है, न्यूक्लियर फिजन्स होते हैं. यूरेनियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एटमिक बॉम्ब वगैरह में भी, और ये बहुत टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस देता है न्यूक्लियर फिजन वाली रिएक्शंस में. तो वो कह रहा है कि यूरेनियम ये वाला जो है आपका, वो ये जो एंड प्रोडक्ट होता है यूरेनियम का, जब ये ब्लास्ट करते करते टूटता रहेगा तो एंड प्रोडक्ट क्या देता है. तो आप याद रखना, ये जो एंड प्रोडक्ट बनाता है वो Pb लेड का फॉर्मेशन करता है. आंसर इज Pb. 4 ऑप्शन थे, 4 में से आपका Pb विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन में. आगे देखें तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, मैक्सिमम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इंडिकेट्स. जो मैक्सिमम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के पास, पर न्यूक्लियस के पास जो मैक्सिमम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इंडिकेट करती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को, मिनिमम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को, रेडियो एक्टिविटी को, या स्पिन ऑफ न्यूक्लियस को. तो जो मैक्सिमम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियस इंडिकेट करती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को. किसको एक्सप्लेन करती है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड पासिस स्पॉन्टेनियसली टू एक्टिनियम. एक्टिनियम तक क्या करता है, ये पास करता है. एक्टिनियम को स्पॉन्टेनियसली क्या करता है? रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पासिस किया जाता है स्पॉन्टेनियसली टू एक्टिनियम. तो एक्टिनियम में ये पास किया जाता है. तो आपके पास इसमें कौन सा वाला प्रोसेस होता है? ड्यू टू, ये ऐसा होता है ड्यू टू अल्फा डीके की वजह से, के कैप्चर की वजह से, पॉजिट्रॉन इमिशन की वजह से, या इलेक्ट्रॉन इमिशन की वजह से. तो आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे इलेक्ट्रॉन इमिशन की वजह से ये सब चीज़ें होती है. डेड टाइम ऑफ गीगर मुलर काउंटर. GM काउंटर एक प्रोसेस होती है और वो कह रहा है कि इसमें जो डेड टाइम होता है वो ऑब्जर्व्ड होता है किसकी वजह से? गैस मल्टीप्लिकेशन की वजह से, क्विंचिंग प्रोसेस की वजह से, गीगर थ्रेशोल्ड की वजह से, या डिफरेंट इन मोबिलिटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से. तो गीगर जो प्रोसेस होती है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन का मोशंस तो होता है, लेकिन वो कह रहा है कि डेड टाइम को ऑब्जर्व किया जाता है. तो वो किया जाता है गैस मल्टीप्लिकेशन से. तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में जब मैं पूरा बता दूंगा. तो अभी आप ध्यान से सुनते रहें. 34 नंबर का क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड अपॉन. हाफ लाइफ पीरियड जो होता है आपका एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो कैसा होता है? डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, डेफिनेट होता है, या वेरिएबल होता है. तो जो आपके पास हाफ लाइफ होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो आपका डेफिनेट होता है. उसका हाफ लाइफ का निकालने का एक, मैंने इससे पहले वाली पार्ट 1 वीडियो में मैंने उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो सेटिस्फाइड करता है. तो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो हाफ लाइफ पीरियड आता है वो आपका डेफिनेट आता है, डेफिनेट फिक्स आंसर आता है. तो डेफिनेट विल बी द करेक्ट आंसर. 33 नंबर का क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड एंड एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर रिलेटेड टू. उसने क्या कहा? हाफ लाइफ पीरियड, और आपका दूसरा क्या कहा है, ये ध्यान रखना, एवरेज लाइफ. तो एवरेज लाइफ को यहाँ पर टाउ लेटर से डिनोट करते हैं, टाउ पढ़ते हैं इसको. तो टाउ और हाफ लाइफ के बीच जो रिलेशन है या रिलेशनशिप होता है वो होता है टाउ इक्वल टू 1.443 टी हाफ. तो अगर आपको एवरेज लाइफ ये जो पूछा है, आपको एवरेज लाइफ पूछा हो तो आप एवरेज लाइफ को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या हाफ लाइफ पूछा हो तो 1.443 से डिवाइड करके आप एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच रिलेशनशिप ये निकाल सकते हो.
तो या वो अगर आपको इससे घुमा करके क्वेश्चन कहता तो वो क्या कहता कि हाफ लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, जितने के बराबर होते हैं तो आपके पास आपका रिलेशनशिप ये होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों के दोनों इक्वल तो नहीं होते, क्योंकि 1.443 से मल्टीप्लाई करोगे टी हाफ में तब जाके टाओ आएगा। तो अगर क्वेश्चन आता तो टाओ जो होता है एवरेज लाइफ वो ग्रेटर देन होता है किससे, हाफ लाइफ से। बाकी हाफ लाइफ डिपेंड करेगा कि हाफ लाइफ कितना है। अब आपके पास 32 नंबर का क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। कौन सा एलिमेंट है जो अल्फा और बीटा रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। तो वैसे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा रेस को इमिट करते ही हैं, तो इसमें पर्टिकुलर इन एग्जांपल्स में अल्फा और बीटा रेडिएशन को जो इमिट करता है, करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इज पोलोनियम। पोलोनियम क्या करता है, अल्फा और बीटा रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। तो ये आपका पोलोनियम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको दिक्कत होती तो वैसे मैं इसे मिटा देता, पर यहाँ पे समझाने के लिए कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसके क्वेश्चंस करवाने पड़े, तो आप डायरेक्ट ही याद रखने होते हैं क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखते रहें। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट अकर्स नेचुरली। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो नेचुरली अकर करता है। रेडियम है आपका, थोरियम है, यूरेनियम है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो क्या करता है, नेचुरली अकर करता है। तो सारे के सारे ही नेचुरल अकर करते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम सब नेचुरली अकरिंग है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट वॉज फाउंड बाय मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने कौन सा वाला एलिमेंट आपका क्या किया था, फाउंड किया था, या उन्होंने कौन सा एलिमेंट देखा था। तो इसके लिए आंसर इज पोलोनियम। पोलोनियम का एलिमेंट इन्होंने फाइंड किया था। क्यूरी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड द क्रिस्टल ऑफ। क्यूरी ने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया था किसके क्रिस्टल को, कॉपर के क्रिस्टल को, यूरेनियम के, थोरियम के, या चैल्कोलाइट के। तो चैल्कोलाइट विल बी द करेक्ट आंसर। चैल्कोलाइट के, याद रखना, चैल्कोलाइट के क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया था इन 1986। तो 1986 में डिस्कवर्ड किया गया था रेडियो एक्टिविटी। किसने डिस्कवर्ड किया था। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार कंफ्यूजिंग होता है कि आपके पास कि जब रेडियो एक्टिविटी की बात आती है तो उसमें क्यूरी को भी माना जाता है और बेकेरेल को भी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी बताया था। जब आपके पास मेनली 1896 में जो डिफाइन किया था वो डिफाइन किया था आपका हेनरी बेकेरेल ने। हेनरी बेकेरेल या हेनरी बेकेरेल ने आपको डिफाइन किया था रेडियो एक्टिविटी को। The graph of packing fraction versus mass number is dash to that of average binding energy versus atomic mass। तो average binding energy और atomic mass के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है और मास नंबर के बीच, पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो कैसा होता है। 4 ऑप्शन थे, एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली सेम, अपोजिट, इक्वल, इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए थे। तो यहाँ पर जो इनके बीच ग्राफ खींचा जाता है वो आते हैं एग्जैक्टली अपोजिट ग्राफ आते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट ग्राफ आते हैं। तो बाइंडिंग, नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज डैश टू मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो मास नंबर के कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर के। तो ये ध्यान रखोगे। 1 AMU इज 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में होता तो -27 किलोग्राम वाली यूनिट में। तो ये आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, इसको पढ़ लेना, याद रखना, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हम। इन्हीं MCQ बेस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस पे बात करता हूँ।